...2020 में भारत सरकार द्वारा 3 किसान बिल पारित किए गए। इन 3 किसान बिलों में ऐसा क्या है जिसके कारण 75 दिनों से भारत के अंदर किसान आंदोलन चल रहे हैं? ऐसा क्या है जिसके कारण 26 जनवरी को किसानों को सड़कों पर आना पड़ा, पुलिस वालों से मारपीट करनी पड़ी, यहां तक कि तिरंगे का अपमान तक वहां पर हो गया? ऐसा क्या है जिसके कारण कनाडा के अंदर बैठे खालिस्तानियों ने भी इस चीज़ के अंदर अपनी आंखें गड़ा रखी हैं? ऐसा क्या है जिसके कारण मियां खलीफा और काफ़ी सारे रिहाना जैसे लोग और विदेशी लोग इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं? ऐसा क्या है इन किसान बिलों के अंदर जिसके कारण देश भर में मीडिया इसको बार बार प्रचारित कर रही है और देश भर में किसान आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इन 3 किसान बिलों के ऊपर चर्चा करेंगे और इन 3 किसान बिलों के ऊपर देखेंगे कि 1 बाय 1 के इनके अंदर क्या है और कौन सी ऐसी चीज़ें इन बिलों के अंदर लिखी गई हैं जिसके कारण आंदोलन चल रहे हैं, और क्या सच में इन बिलों के अंदर वैसा कुछ गलत है जैसी कि किसान बातें कर रहे हैं, या सच में उतना सही ये है जैसी कि सरकार बोल रही है? तो एक न्यूट्रल तरह से हम लोग इन किसान बिलों को पढ़ेंगे और इन किसान बिलों के अंदर क्या है उसको देखेंगे और उसके बात समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये देश के लिए सही है या गलत है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं उन 3 अध्यादेशों के विषय में जो 3 अध्यादेश सरकार ने पारित किए हैं। तो मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। तो हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं किसान अध्यादेशों पर। किसान अध्यादेशों पर बात करने से पहले दोस्तों मैं कुछ बात करना चाहूँगा किसानों के हालात पर इस 1 मिनट के अंदर। इस 1 मिनट के अंदर हम लोग जानेंगे कि किसानों के हालात पिछले 10 वर्षों से 20 वर्षों से क्या हैं। तो दोस्तों, जब मैंने रिसर्च करना चाहा फार्मर सोसाइट्स पर, सभी सरकारें इस बारे में बात करती रही हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के हालात बहुत बुरे हैं, चाहे वो कांग्रेस रहे हों या दूसरी सरकारें 90 से जो 2000 के बीच में रहीं वो रही हों या बीजेपी रही हो, सभी सरकारें इस विषय में बातें करती रही हैं। तो दोस्तों, जब मैंने फार्मर सोसाइट्स के पिछले 15-20 सालों के आंकड़े निकाले तो आंकड़े बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे। ऑन एन एवरेज यदि मैं बात करूँ तो 12,000 के लगभग किसान हर साल 15-20 सालों से आत्महत्या कर रहे हैं। और दोस्तों, 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, इसका मतलब है कि 1,000 किसान पर मंथ आत्महत्या करते हैं और 33 से 34 फार्मर पर डे आत्महत्या करते हैं। इसका मतलब है 2 किसान लगभग हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। और ये दोस्तों मैं तब की बात कर रहा हूं जब ये तीनों बिल पास नहीं हुए हैं, इन 3 बिल के पहले की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, इसके कारण काफ़ी सारी सरकारें डिस्ट्रेस में आई, सरकार ने सोचना शुरू किया। मोदी सरकार ने 2014 में भी ये बात कही थी और 2019 के इलेक्शन में भी ये बात कही कि हम लोग फार्मर्स की इनकम डबल करने के ऊपर प्रयास करेंगे। तो इसके कारण जब बहुत ज़्यादा मंथन हुआ, जो कि प्लानिंग कमीशन में भी पहले हुआ और नीति आयोग में भी हुआ, उसके बाद ये 3 बिलों को सरकार ने पास किया और इन 3 बिलों के अंदर बहुत सारे सेफ्टी नेट्स भी देखे गए कि क्या क्या चीज़ें इनमें गलत हो सकती हैं, उनको कैसे रोका जाए। तो एक एक कर हम इन बिलों पर जल्दी जल्दी बात करेंगे ताकि हम लोग आसानी से आसान भाषा में इन बिलों को समझ सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले एक्ट की यदि मैं बात करूँ फार्मर्स बिल के अंदर, तो द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो ये जो एक्ट है दोस्तों, एक बार फिर से मैं नाम बता देना चाहूंगा, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इस एक्ट के अंदर दोस्तों असल में सरकार ये बोल रही है कि फार्मर्स कैन सेल आउटसाइड एपीएमसी। मतलब अब तक ऐसा था कि किसान जो थे वो अपनी फसल सारी की सारी लाकर मंडी के अंदर बेचते थे। एपीएमसी जो है उसका फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी है जिसके अंदर किसान अब तक पहली अपनी प्रोड्यूस फसल लाकर उसके अंदर बेचा करते थे। तो अब सरकार ने अलाउ किया है कि किसान इंटर स्टेट भी बेच सकेंगे और इंट्रा स्टेट भी बेच सकेंगे। मतलब अपनी मंडी के अलावा दूसरी मंडियों में भी जाकर बेच सकते हैं और भी बाकी कई और जगहों पर बेच सकते हैं। ये क्यों किया गया दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर असल में कई वर्षों पहले जब हमारे यहाँ बहुत दिक्कत थी, जब बिचौलिए किसानों से सारा का सारा सामान कम दामों में खरीद लेते थे, उन्हें प्रॉपर प्राइस नहीं देते थे, उस समय एपीएमसी एक्ट लाया गया था जो उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही था। और उस समय सरकार ने एमएसपी भी रखी थी जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, और उस एमएसपी में सरकार ने ये बोला था कि इससे नीचे
कोई भी प्राइस नहीं कर सकता, और इससे नीचे यदि सारे के सारे मंडी में खरीदार जो हैं वो जाते हैं तो सरकार इतने रेट पर तो एटलीस्ट किसान से उनकी फसल खरीद ही लेगी। तो वो एमएसपी थी। और एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, तो ये जो है ये एक मंडी है जिस मंडी के अंदर हम सभी लोग देखते हैं कि किसान अपनी फसल बेचते हैं। ये खड़ा किया गया था एक स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर असल में दोस्तों क्या हुआ, बाद में समय आते 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 ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जब किसान ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे और देश के अंदर इतना प्रोड्यूस होने लगा कि सरप्लस में जाने लगा, सरप्लस में जाने के अलावा सारा का सारा प्रोड्यूस कई बार हम देखते हैं कि गोडाउनों में सड़ने लगा, तब इसके ऊपर जब एक चिंतन किया गया, मनन किया गया, तो पता चला कि बाहर किसान नहीं बेच पा रहे हैं। और एपीएमसी एक्ट के अंदर कुछ इस तरह के प्रावधान है जिसके कारण बाहर जाकर ये जो हमारे व्यापारी हैं वो भी बाहर से किसान से नहीं खरीद सकते, तो उसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो सरकार ने इस एक्ट के अंदर ये बोला है कि किसान अपने एपीएमसी के अलावा, ये ध्यान रखिएगा, एपीएमसी के अलावा का मतलब ये है कि एपीएमसी सरकार बंद नहीं कर रही है, सरकार मंडियां बंद नहीं कर रही है, सरकार एमएसपी नहीं हटा रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी राज्यसभा में बोल दिया, नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि हम एमएसपी नहीं हटाएंगे, हम एपीएमसी नहीं बंद करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके अलावा भी किसानों को बेचने के लिए आज़ादी दे दी गई है कि आप मंडी में तो बेच ही सकते हैं, इंटर स्टेट भी बेच सकते हैं, मतलब दूसरे शहरों में भी, और इंट्रा स्टेट मतलब दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं। और जो आपके ऊपर टैक्स लगता था जो खरीदार के ऊपर, वो टैक्स भी सरकार ने हटाया है, उसमें रिलैक्सेशन दिए हैं। तो उसके कारण व्यापारी को भी अब आसानी होगी किसान से ये सारी चीज़ें खरीदने में। कहाँ कहाँ किसान ये सारी की सारी चीज़ें बेच सकता है मैं आपको बताता हूँ। फार्म गेट पर, मतलब अपने जहाँ पर किसान है, जहाँ वो उगाता है वहीं के वहीं उसको यदि कोई खरीदार मिल जाता है तो वहीं बेच देगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जैसा कि हम कई सालों से बात करते आए हैं स्वदेशी में भी, कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में लगनी चाहिए। क्यों हम विदेशी कंपनियों का टोमेटो केचप खाएं, क्यों हम विदेशी कंपनियों की चिप्स खाएं, क्यों हम विदेशी कंपनियों का बोनवीटा खाएं। तो ये सारी की सारी समस्याएं अब सॉल्व हो सकती हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फैक्ट्री वाला सीधे किसानों से वहां पर जाकर डील कर कर उसका सामान ले सकता है। इसके अलावा वेयर हाउस के अंदर किसान दे सकता है रखने के लिए। ऑनलाइन ट्रेडिंग में, ऑनलाइन मार्केट में किसान विदेशों में ये सारी की सारी चीज़ें भेज सकता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ नो स्टेट टैक्स, स्टेट टैक्स भी उसके ऊपर हटाया गया है। तो एक पूरा देश और एक पूरा मार्केट, इस तरह की एक बात जो मनमोहन सिंह जी ने भी कही थी ऐसा बनना चाहिए, वही इस सरकार ने लागू की है। तो काफ़ी सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं कि एपीएमसी हट जाएगी या एमएसपी हट जाएगी, वैसा नहीं है। सिर्फ इसका दायरा बढ़ाया गया है कि जो किसान पहले मतलब एपीएमसी में ही बेच सकता था मंडी में, अब वो उसके बाहर भी बेच सकता है। और जो व्यापारी उसी के अंदर खरीद सकते थे, अब वो उसके बाहर भी खरीद सकते हैं। तो और इसके अंदर एक चीज़ और बनाई गई है दोस्तों कि यदि कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया गया है। यदि कोई व्यापारी और किसान के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है पैसों को लेकर, तो उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एसडीएम के पास किसान और व्यापारी जा सकते हैं। और एसडीएम एक कमेटी बनाएगा 5 लोगों की, जिसमें एक एसडीएम है, 2 लोग जो रहेंगे वो किसान की साइड से रहेंगे, 2 लोग जो रहेंगे वो व्यापारी की साइड से रहेंगे। और ये 5 लोगों की कमेटी बैठकर उसको सेटल करने की कोशिश करेगी। और ये क्यों बनाया गया दोस्तों, क्योंकि पुलिस के पास, कई सारे किसानों ने ये बात कही थी कि पुलिस में रिपोर्ट करने से कोई हमारी नहीं सुनता, फिर कोर्ट में केस जाता है, फिर केस सालों तक चलता रहता है और वर्षों तक उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इस कारण से इसको एसडीएम के पास रखा गया और एसडीएम के बाद कलेक्टर के पास भी अपील करने की किसान के पास एक वो रहेगी। इस चीज़ को काफ़ी सारे लोग कंट्रोवर्सी के तौर पर देख रहे हैं कि एसडीएम एक अकेला होता है, वो कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर पाएगा, इतने सारे किसान होते हैं। तो ये एक जेन्युइन कंसर्न है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और किसानों को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि ये वाली चीज़ को थोड़ा सा रिजॉल्व प्रॉपर तरह से करा जाए। पूरे बिल को हटाने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरे बिल में बाकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, सिर्फ ये रिजोल्यूशन वाली चीज़ पर आप सोच सकते हैं। इसके अलावा एक और भ्रम जो फैलाया जा रहा है किसानों के बीच में दोस्तों इस बिल को लेकर, कि जो अमीर आएंगे, अंबानी अडानी टाइप के लोग, वो उनकी ज़मीनें हड़प लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट के अंदर सिर्फ बेचने की बातें हुई हैं। और इसके अंदर दोस्तों ऐसा लिखा है कि जो व्यापारी किसान के साथ यदि कोई डील भी करता है तो वो ज़मीन की डील नहीं कर सकता, वो सिर्फ फसल की डील कर रहा है। मतलब वो फसल खरीदने के बारे में बात करेगा, ज़मीन खरीदने के बारे में नहीं। तो इसलिए उस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसा कुछ भी इस बिल के अंदर नहीं लिखा हुआ है। तो ये था हमारा पहला बिल, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट।
अब हम आते हैं दूसरे बिल के अंदर जिसका नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2000। मैं दोबारा से इसका नाम पढ़ता हूं, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2000। इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूं तो काफी सारे लोग इसके बारे में जो व्याख्या कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को अभी तक इसमें ये दिक्कत हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, व्यापारी ज़मीनें छीन लेंगे, हड़प लेंगे या पता नहीं क्या होगा और अमीर लोग घुस जाएंगे इस सारे बिजनेस में। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट किसान जब तक साइन नहीं करेगा तब तक आपसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस लिए की गई, क्योंकि इस देश में 80% जो किसान हैं दोस्तों वो छोटे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसी ज़मीन है, तो वो बहुत ज़्यादा कमा नहीं पाते, उनकी इनकम डबल नहीं हो पाती। और कंपनियों को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा माल एक साथ चाहिए होता है। तो बहुत ज़्यादा सामान जब कंपनी को चाहिए तो वो बड़े किसान ही प्रोवाइड कर पाते हैं, तो ये किसान जो है मंडी में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तौर पर यह कहा गया है कि एक साथ छोटे छोटे 20-50 किसान मिल जाएंगे, तो 1-1 एकड़ के यदि 50 किसान मिलते हैं तो वो 50 एकड़ ज़मीन हो जाएगी। वो 50 एकड़ ज़मीन पर एक साथ एक ही चीज़ की खेती करेंगे और उस चीज़ को सारा का सारा जो है कंपनी खरीद लेगी। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी आती है आलू की चिप्स बनाने वाली, वो बोलती है कि आप आलू उगाओ, सारा का सारा आलू आपके उगाने से पहले मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मैं खरीद लूंगा। तो वो 50 एकड़ में सारे किसान मिलकर डील करेंगे, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हम ये करेंगे और उसके बाद वो सारा का सारा आलू वो उनसे खरीद लेगा। तो दोस्तों इसके अंदर सेफ्टी नेट क्या है, आप लोग जान सकते हैं कि किसान कितने ताकतवर होते हैं, कितने ताकतवर गांव के लोग होते हैं। कोई भी कंपनी वाला उनकी इजाज़त के बिना उनको पैसा दिए गांव के अंदर घुस भी नहीं सकता और गांव के अंदर से उनका सामान नहीं ले जा सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप आलू या सब्जी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दोगे, वो लेने आएगा, जब वो पैसे देगा तभी किसान उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में असल में कंपनी को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि कंपनी वहां से कैसे उनसे माल ले, क्योंकि कंपनी को गांव में घुसना पड़ेगा। गांव वालों को या किसानों को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि गांव वालों का वो क्षेत्र होगा जहां पर वो आकर डील करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एक चीज़, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ज़मीन के ऊपर डील नहीं है। वो ये नहीं बोलेगा कंपनी वाला कि ये ज़मीन मेरी हुई, वो ये बोलेगा कि ये फसल से के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें भी वो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट जैसा कि मैंने बताया है कि वो एसडीएम के पास जाकर रिपोर्ट हो सकती है यदि कुछ पैसे के लेन देन में दोनों साइड से किसी को दिक्कत होती है। तो इसमें दोस्तों और भी कई लोगों को फ़ायदा है। अभी तक लोग किसान सिर्फ उन लोगों को किसान समझ रहे हैं जो सिर्फ अनाज बोते हैं, जैसे कि गेहूँ हुआ, सोयाबीन हुआ, दाल तिलहन या हमारे चावल। लेकिन दोस्तों कई सारे किसान ऐसे भी हैं जो वेजिटेबल उगाते हैं, कई सारे ऐसे किसान भी हैं जो फ्रूट्स उगाते हैं, कई सारे ऐसे किसान हैं मतलब फिशरीज़ जो मछली पालन का काम है, मुर्गा पालन का है, ये सारी चीज़ें ये भी अभी किसानों के ही अंडर में आता है। तो इन सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब आएगा, जैसे कि मान लीजिए किसी एक यूथ ने आईआईटी से निकलकर या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलकर एक कंपनी खोली, उसकी डायरेक्ट के डायरेक्ट रीच है बड़े शहरों में और वो सारा का सारा सामान बेच सकता है। वो आएगा किसानों के पास और किसानों से बोलेगा कि मैं आपका सारा सामान खरीद लूँगा, आप मुझे बेच दो और मैं जाकर शहर में बेच दूँगा। अब आप सोचिए एपीएमसी मंडी में बिचौलिए होते थे जो 2 रुपए की चीज़ किसान से खरीदते थे, फिर आगे 3 रुपए में बेचते थे, मार्केट में 10 रुपए में जाती थी, फिर हमको आती थी 15 रुपए में। तो किसान को उसके बीच का वो सारा का सारा 15 रुपए में 2 रुपए की चीज़ जो पड़ी, वो सारा लॉस जो हुआ वो किसान को हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यदि वो व्यक्ति किसान के पास सीधे आ रहा है जो सीधे मार्केट में बेच रहा है और मान लीजिए वो मार्केट में 15 की बेच रहा है, तो वो कम से कम किसान को 10 तो देगा। तो किसान यहाँ जो 2 की मंडी में बेच रहा था वो 10 का यहाँ पर बेच पाएगा। तो इससे बिचौलिए बीच के हट जाएंगे और किसानों को फ़ायदा होगा। इसलिए कई सारे बिचौलिए जो मंडियों में लगे रहते थे, जो पैसा बीच में कमाया करते थे, जिसको इंग्लिश में मिडिल मैन कहा जाता है, वो इन चीज़ों का विरोध ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनका लॉस है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम अब किसानों को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, हम बीच में धन नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों इससे किसानों का नुकसान नहीं है, असल में मिडिल मैन का नुकसान है जो बीच में दलाली कर कर उनका पैसा खा लेते थे। तो ये वाले एक्ट के अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, इसके अंदर भी कुछ ऐसा गड़बड़ हमें नहीं दिखता। अब हम तीसरे एक्ट के ऊपर आते हैं। तीसरे एक्ट का दोस्तों नाम है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। एक बार फिर से नाम पढ़ देता हूं, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020।
तो प्रिंसिपल एक्ट इसका जो था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में जो बना था, जवाहरलाल नेहरू जी उसे लेकर आए थे। उसके अंदर था कि एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं उनका भंडारण कोई नहीं कर सकता। मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ें सरकार निर्धारित करती थी, क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि देश में कितनी भुखमरी थी। 1955 का ये समय है, आप जानते हैं 62 में युद्ध हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी 62 के पहले 65 में भी जब लाल बहादुर शास्त्री आए थे उस समय भी एक युद्ध हुआ था। तो ये चाइना से युद्ध हुआ, फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ। उस समय अमेरिका ने हमको एक ख़राब गेहूँ देता था और उस समय रोग भी लग गई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें चली और देश में भुखमरी और अकाल की भी स्थिति हो गई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले। तो उस समय दोस्तों ये एक्ट बनाया गया जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था। तो नेहरू जी ने 1955 के समय ये बनाया था, ये बाद में चलता रहा। तो इस एक्ट की आवश्यकता उस समय थी क्योंकि कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ थी जो इंसान के मान लीजिए खाने के काम आती हैं, जैसे कि मान लीजिए गेहूं है या चावल है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो यदि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं, यदि उनको कोई भंडारण करके स्टोर करके रख ले और उनके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दे तो उससे देश का बहुत नुकसान हो जाता और देश के अंदर अनाज की अकाल पड़ जाता। तो इस कारण से वो एक्ट बनाया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद और बाद में भी इतनी ज़्यादा फार्मिंग हमारे यहाँ पर बढ़ी कि बाद में, हालांकि मैं जानता हूँ और इस चीज़ को मानता भी हूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाले नुकसान भी थे, लेकिन एक चीज़ तो हम सभी को माननी पड़ेगी कि आज जो है हमारी फार्मिंग वैसी नहीं रही है जैसी कि 47 या 55 के समय अंग्रेज़ छोड़कर गए थे वैसी थी। आज भारत खाद्यान्नों के मामले में, ये जो हमारे अन्न है, अनाज है, इसके मामले में सरप्लस में जा रहा है। वो काफ़ी सारा अनाज हमारा गोडानों में रखा हुआ सड़ता है, शराब बनाकर कई बार लोग बेच देते हैं। हमने कई बार ये कहानियाँ सुनी हैं, पढ़ी हैं। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो 1955 का एक्ट था, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, उस एक्ट के अंदर ये एक प्रावधान भी डाल दिया था कि यदि कोई भंडारण करता है तो वो भंडारण असल में इलीगल होगा और वो क्रिमिनल केस होगा और उसके ऊपर उसको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों इसके कारण चूंकि लोग डरने लगे थे, व्यापारी डरने लगे थे भंडारण करने से, तो व्यापारी किसानों से लेकर उसको स्टोर करके नहीं रख पाते थे। एक्चुअली लॉ ही था कि आप स्टोर कर ही नहीं सकते, इलीगली भले ही हो रहा हो, लेकिन लॉ ये था साफ कि आप स्टोर कर भंडारण नहीं कर सकते चीज़ों का। तो इससे क्या नुकसान हो रहा था मैं आपको बताता हूँ। इससे नुकसान ये हो रहा था कि सरकारी गोदामों के अंदर ही वो सारा का सारा जा रहा था, वहीं पड़ा पड़ा सड़ रहा था। प्राइवेट लोग उनको खरीद नहीं पा रहे थे और काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे थे जो इंडिया में यदि सरप्लस हो गया है, मतलब सरप्लस इन द सेंस कि ज़्यादा यदि अनाज उत्पन्न हो गया है जो कि लोगों को तो पहुँच ही गया, उसके बाद बच रहा है, तो उसे विदेश बेचना चाहते थे। काफ़ी सारे लोग ये चाहते थे कि उसके हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएं, या जैसे कि कुछ चीज़ है मछली तो उससे कुछ चीज़ बना सकें, या मान लीजिए जैसे कि फल हैं तो फलों को बाहर बेच सकें, या फिर सब्जियों को भी हम बाहर बेच सकें, या फिर इसी तरह से जो मैंने बताया था जो टोमेटो केचप बना सके, टमाटर को स्टोर कर या फिर आलू को स्टोर कर भंडारण कर उससे चिप्स बनाई जा सकें। तो इस तरह की कई सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कॉर्नफ्लेक्स आप खाते हैं, बॉर्नवीटा आप खाते पीते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो व्यापारी बना सकते थे, लेकिन बनाने के लिए फूड प्रोडक्ट्स को उनको स्टोर करके अपने पास रखना पड़ता। लेकिन वो लॉ ऐसा था कि वो इनको स्टोर नहीं करने दे रहा था। तो इसके कारण दोस्तों क्या हुआ कि ये सरकार इस लॉ को लेकर आई, जिसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया गया, जिसका नाम है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसके अंदर सरकार ने क्या बोला कि बिजनेसमैन जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स हैं, वो सारे के सारे लोग अब भंडारण कर सकते हैं। मतलब चीज़ों को किसान से लेकर अपने वेयर हाउस में रख सकते हैं और उसके साथ साथ उन चीज़ों की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उनको बाहर भी बेच सकते हैं। तो इससे किसानों से डायरेक्ट अब प्राइवेट प्लेयर्स सारा का सारा सामान खरीद पाएंगे और जो सरकारी रेट पर किसानों को सस्ते में बेचना पड़ता था, वो अब प्राइवेट प्लेयर्स उसकी बोली लगाएंगे कि हमको इतने में चाहिए, हमको इतने में चाहिए। तो किसान की इनकम ऑटोमेटिकली इससे डबल होगी। हाँ, इसमें कुछ चीज़ों की जो हम लोग सोच सकते हैं कि अब जो पहले दिक्कत थी वो अभी भी हो सकती है, तो सरकार ने उसके लिए भी इसके अंदर कुछ नियम लाए हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में भंडारण आप नहीं कर सकते। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस क्या हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं वॉर की सिचुएशन, यदि भारत का किसी से युद्ध चल रहा है उस समय में भंडारण की अनुमति नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय उत्पादन की सबको ज़रूरत रहेगी। यदि
बाढ़ आती है, अकाल पड़ता है, इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, उस समय में भी भंडारण की अनुमति नहीं रहेगी। जनता को आपको देना ही होगा वो सारी की सारी चीज़ें। नेचुरल डिज़ास्टर आता है या जैसे महामारी अभी कोरोना आई थी, तो ऐसे समय में चूंकि उत्पादन ज़्यादा नहीं है, कम ही है, तो कम उत्पादन के समय आप होल्ड नहीं कर सकते। और यदि एक साल के अंदर 50 से 100% किसी चीज़ के प्राइस में राइज हुआ है तो भी उसके भंडारण पर फिर सरकार रोक लगाएगी और उसको वापस मार्केट में लाना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, किसान भी फ़ायदे में रहेंगे और बिजनेसमैन भी फ़ायदे में रहेंगे। और दोस्तों ये थे हमारे तीनों के तीनों एक्ट। और इन 3 एक्ट्स की आवश्यकता सबसे अधिक क्यों है? क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर हम लोग, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ, कि किसान आत्महत्या तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम जिनसे compete कर रहे हैं आप वो देखिए, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, सबसे बड़ा हमारा जो दुश्मन जो बगल में पड़ोसी बैठा हुआ है चाइना के अंदर से बहुत सारा सामान आजकल प्रोड्यूस होने लगा है, वर्ल्ड वाइड जाने लगा है, बहुत सस्ते दरों में जाने लगा है। तो उनसे हम कैसे compete करेंगे? 130 करोड़ का ये देश हो चुका है और इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा हमें इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह जैसी चीज़ें भी झेलनी पड़ी हैं। और आज भी हम वर्ल्ड से compete करने के हिसाब से टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में भी काफ़ी पीछे हैं और बिजनेस स्किल्स में भी काफ़ी पीछे हैं। ऑनलाइन चीज़ों में भी हमारे किसान काफ़ी पीछे हैं। और प्राइवेट प्लेयर से यदि हमको डील करना है, WTO से डील करना है, विदेशी संस्थाएँ हैं जो IMF, वर्ल्ड बैंक हमारे ऊपर कई बार बहुत सारे वो लगा देती हैं सैंक्शंस, उनसे डील करना है तो हमको उनकी भाषा में उनसे लड़ना सीखना पड़ेगा। तो किस तरह से कंपनियां बनती हैं, कैसे कंपनियां यूज़ होती हैं, कैसे टैक्स फाइल होता है, कैसे चीज़ों को बेचा जाता है, कैसे वर्ल्ड वाइड चीज़ों का मार्केट बनाया जाता है, इस चीज़ को किसानों तक पहुंचाने के लिए, इस चीज़ को ज़मीन तक पहुंचाने के लिए, गाँवों तक पहुंचाने के लिए 3 एक्ट में सुधारों की आवश्यकता थी जो इस सरकार ने की है। तो दोस्तों इन 3 बिलों के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता जो किसानों के खिलाफ है, बल्कि ये किसानों के फेवर में ही जाते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ चीज़ों की कि जो असल में इसके अंदर कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं जिन पर किसान जो हैं मांग कर रहे हैं। तो कई किसानों को ये भड़काया जा रहा है कि APMC हटा दी जाएगी, यानी मंडी हटा दी जाएगी। मंडी हट गई तो हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स ऐसा करें कि प्राइवेट प्लेयर्स बहुत कम रेट्स में उनका सामान खरीदने लगें, वो सब डिसाइड कर लें और उसके बाद जो है किसानों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान सरकार को रखना चाहिए और सरकार ने कहा भी है कि हम APMC नहीं हटाएंगे, मंडी नहीं हटाएंगे। दूसरा जो किसानों के बीच में फैलाया जा रहा है कि MSP हट जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हट जाएगा। तो मैं किसानों को एक बात बताना चाहता हूं कि MSP सरकार की भी मजबूरी है, इसलिए MSP नहीं हट सकता। वो मजबूरी क्यों है? क्योंकि सबसे कम दाम का एक वो MSP का जो वो है, वो टारगेट सरकार एक सेट कर देती है कि इतने पर तो हम खरीदेंगे ही। अब सरकार को खरीदने से क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। सरकारें कई सारी ऐसी स्कीम्स चला रही हैं कि मिड डे मील है, गरीबों को मुफ्त में भोजन देना है, गरीबों को कम रेट्स में भोजन देना है, और बहुत सारे आप जानते हैं इस तरह की स्कीम्स। तो आपको क्या लगता है वो अनाज कहाँ से आता है? वो अनाज किसानों से आता है। और जो किसान से सरकार MSP पर जो सारा का सारा अनाज खरीद लेती है, वही अनाज असल में सरकारी गोडाउंस में जाता है और वो सारा जनता के बीच में कई स्कीम्स के माध्यम से गरीबों के बीच में बंटता है। जो सबसे बड़ी एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन की एक स्कीम चलाई थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने जाने से पहले, उसमें भी सारा का सारा जो भंडारण है, जो सारा का सारा अनाज है, वहीं से आ रहा है। तो सरकार यदि MSP बंद कर देगी, APMC बंद कर देगी, तो सरकार के पास ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा वो अनाज जनता तक उतने कम रेट्स में बांट पाए। तो सरकार कभी भी MSP बंद नहीं करेगी, APMC बंद नहीं करेगी। यदि सरकार इसको करती है तो उल्टा सरकार को नुकसान होने वाला है, क्योंकि सरकार को फिर ज़्यादा रेट्स पर किसानों से वो चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, जिससे उनकी GDP और उनका बजट बिगड़ जाएगा, क्योंकि इतने करोड़ लोगों को आपको अनाज बांटना है। तो आप लोगों की ये समस्या नहीं है, सरकार के लिए भी ये समस्या है। इसलिए APMC सरकार हटाने से पहले 1000 बार सोचेगी, MSP हटाने से पहले सरकार 1000 बार सोचेगी। और अब आते हैं हम दूसरी एक चीज़ पर जिसके बारे में बात हो रही थी कि वो शिकायत करने वाली बात। जी हाँ, जो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, उसके ऊपर भी कई किसानों का कंसर्न है। उस बारे में मैं भी एग्री करता हूँ कि वो एक जेन्युइन कंसर्न है कि SDM से शिकायत करेंगे किसान। ये वाली बात ठीक है कि कोर्ट में काफ़ी साल लगते हैं, लेकिन SDM शहर में एक ही होता है।
और एक शहर में एक एसडीएम होता है, कई सारे किसान होते हैं हज़ारों लाखों में। तो मान लीजिए यदि 1000 किसानों का डिस्प्यूट अचानक एक साथ हो जाए तो वो और फिर एसडीएम के पास सारे के सारे एक दिन में आ जाएं तो 2-3 महीनों में उसे सॉल्व कर पाना एसडीएम के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए सरकार को असल में मेरा एक सजेशन भी है और काफ़ी सारे लोगों ने भी ये सजेशन दिया है कि जिस तरह से हम ह्यूमन राइट्स के कोर्ट्स बनाते हैं, जिस तरह से हम कोर्ट्स बनाते हैं, कंज्यूमर फोरम के ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं, उस तरह से एक एग्रीकल्चर का ट्रिब्यूनल बने। तो हर ज़िले में एग्रीकल्चर के वो कोर्ट्स अलग से रहें जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी मामले आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए अलग से जज बैठें। या आप एक अमेरिकन स्टाइल में भी उसको ज्यूरी फॉर्म में बना सकते हैं कि शहर के कुछ गणमान्य लोग जिनमें कुछ किसान भी हों, कोई टीचर्स हों, कुछ जजेस हों, तो उनको बिठाकर वो उस चीज़ को सेटलमेंट को प्रॉपर तरह से करें जिसमें किसान का भी नुकसान ना हो, व्यापारी का भी नुकसान ना हो। तो इस तरह के ट्रिब्यूनल्स यदि बनेंगे तो वो केसेस ज़्यादा जल्दी से हैंडल हो पाएंगे अपेक्षाकृत जो एक एसडीएम लाखों लोगों के केसेस सुने। तो ये एक जेन्युइन कंसर्न है, इस एक चीज़ पर किसानों को बात करनी चाहिए। दूसरा, सरकार के बारे में भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि जो सरकार ने अब तक कहा है, पीएम ने भी कह दिया है हालांकि कि हम एपीएमसी नहीं हटाएंगे, एमएसपी नहीं हटाएंगे, लेकिन यदि किसान इस तरह की डिमांड करते हैं तो सरकार को लिखित में ये चीज़ें दे देनी चाहिए जिससे कि किसानों को ये शक ना रहे और विदेशी ताकतें उन्हें ना भड़का पाएं। इन 3 चीज़ों के अलावा दोस्तों, एक एपीएमसी और एमएसपी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो सरकार ने बोल ही दिया है। दूसरा, जो एक ट्रिब्यूनल की हमने बात की कि सेटलमेंट जो डिस्प्यूट है, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि इन बिलों के अंदर कुछ भी गलत है, बल्कि ये सारे के सारे बिल किसानों के फेवर में हैं, भारत के फेवर में है और फ्यूचर में किसानों को ही इसका सबसे ज़्यादा भला होने वाला है। उनकी इनकम डबल ट्रिपल होगी, किसान मार्केट से डील करना सीखेंगे और आगे जाकर बहुत ज़्यादा किसानों को इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो इन किसानों को इन चीज़ों का विरोध नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और, जब मैं सर्च कर रहा था तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ सामने आई कि जो किसान, बल्कि किसानों के नेता इस समय इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। जब ये बिल 2020 के अंदर पास हुए, जब ये एक्ट बने, उस समय उन किसानों की मेरे पास बाइट्स हैं, मेरे पास कुछ न्यूज़ कटिंग्स हैं कि वही सारे नेता इनके फेवर में थे। अचानक 3 महीने बाद ऐसा क्या हुआ, आप देखेंगे कि जब ये एक्ट्स पास हुए उस समय आंदोलन नहीं हो रहे हैं। आंदोलन 3 महीने बाद शुरू होते हैं और 6 महीने बाद और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब अचानक से आंदोलन बढ़ते चले गए सितंबर के बाद से। ये क्या हो रहा है? तो दोस्तों, इस बारे में हम लोगों को सोचना होगा कि ग्रेटा नाम की एक लड़की, जो ज़रा सी एक बच्ची है, जो कभी इंडिया भी नहीं आई और उसके स्वीडन, जो जिस देश की वो खुद है, उस देश के अंदर इस तरह के कई सारे बिल पास हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं। उसके अलावा जो सारा का सारा सामान है वो इंटर स्टेट किसान बेच सकते हैं और जो कुछ भी इन बिलों में लिखा हुआ है वो सब कुछ उसके खुद के देश में पास है और इस देश के अंदर वो इन चीज़ों का विरोध कर रही है। इसके अलावा एक मियाँ खलीफा, उसके बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉर्न स्टार हमें बता रही है कि भारत को कैसे काम करना चाहिए। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक तो कोई बात हो नहीं सकती। जिसको किसान का के भी नहीं पता होगा वो वहाँ से ट्वीट कर रही है। उसके अलावा एक रेहाना नाम की जो सिंगर है, डांसर है, मॉडल है, वो वहाँ से ट्वीट कर रही है। तो ये एक इंटरनेशनल लेफ्ट जो है वो इसके अंदर घुस गया है, कुछ फॉरेन ताकतें इसके अंदर घुस गई हैं। और हम लोगों ने काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स के अंदर देखा है कि बहुत सारे लोग कनाडा के अंदर बैठे हुए जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो ये चाहते हैं कि इंडिया का कुछ हिस्सा टूटकर पाकिस्तान के साथ मिलकर खालिस्तान बन जाए और वो एक अलग देश बन जाए, जो भारत को तोड़ने की प्रक्रिया में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अचानक से कौन से लोग इसके अंदर घुस आए हैं? कौन से एक प्रधानमंत्री ने एक नया शब्द अपने भाषण में यूज़ किया कि एक बुद्धिजीवी होते हैं, एक श्रमजीवी होते हैं, एक आंदोलन जीवी होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ आंदोलन जीवी हैं इस देश में जो हर आंदोलन पे ट्वीट करते हैं। अगर वो जेएनयू का आंदोलन हो तो भी वो कूद पड़ते हैं, अगर वो किसानों का हो तो भी कूद पड़ते हैं, अगर वो मान लीजिए यूथ का है तो भी कूद पड़ते हैं, मान लीजिए कोई बैंक वाले कर रहे हो तो भी कूद पड़ेंगे, मजदूर में भी। तो ये सिर्फ आंदोलन में मतलब सिर्फ सरकार का विरोध करना है, सरकार को गिराना है, इसीलिए ये लोग काम कर रहे हैं। और इन लोगों को बहुत ज़्यादा फॉरेन फंडिंग हो रही है बाहर से। इस चीज़ को देश को समझना होगा और इन लोगों से देश को ही नहीं किसानों को भी बचना होगा, क्योंकि किसान जो हैं वो कई बार सही मुद्दों पर आंदोलन करते हैं और जेन्युइन मुद्दों पर आंदोलन करते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ मिलकर यदि आप आंदोलन करोगे तो आपकी छवि आम जनता के अंदर खराब हो जाएगी। सिख भाइयों को भी इस चीज़ को समझना होगा कि इन लोगों के साथ जो मिशनरी ताकतें हैं, बाहर की ताकतें हैं, इनके साथ मिलकर यदि आप काम करोगे तो आपकी खुद की छवि देश के
अंदर ख़राब हो जाएगी। और इसके बाद जब आप जेन्युइन किसी मुद्दे पर भी डिमांड करोगे तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे, जैसे कि भेड़िया आया की कहानी में होता है। तो ये मैं अंत में कहना चाहूँगा, जो बात आप लोगों ने भी देखी होगी कि जो ग्रेटा है वो एक लड़की ने एक ट्वीट गलती से कर दिया था। उस ट्वीट के बारे में यदि आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप लोग पाएंगे एक टूल किट डली हुई थी उसके अंदर। ये कितनी खतरनाक बात है दोस्तों, आपको ये ध्यान से सुननी चाहिए। उस टूल किट के अंदर क्लियर कट लिखा था कि इस दिन जाकर सरकार को घेरो, इस दिन जाकर ये आंदोलन करो, इस दिन इंटरनेशनली हम सारे लोग मिलकर ये ट्वीट करेंगे, इस दिन हम लोग अंबानी अडानी की कंपनियों को घेरेंगे, इस दिन हम लोग भारत के कॉरपोरेट्स को घेरेंगे। तो आप लोग समझ रहे हैं ये क्या साजिश हो रही है। एक लड़की जो इंडिया से इतनी दूर बैठी है उसको किसी ने टूल किट बना कर दी है, और वो टूल किट इन सभी लोगों के पास दुनिया भर में पहुंची होगी, और ये सारे के सारे लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या करना है। तो दोस्तों ये सारे के सारे इंडिया के कॉरपोरेट्स को ख़त्म करना चाहते हैं, जो हज़ारों लाखों लोगों को यहाँ पर जॉब देते हैं। चाइना का इसके पीछे बहुत बड़ा एक हाथ है, वहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना बिजनेस कैप्चर करना चाहते हैं। अभी आप लोग जानते हैं कि मोदी सरकार ने चाइना के साथ अभी कॉन्फ्लिक्ट भी हुई है, जिसके अंदर वो पीछे नहीं हटी है बॉर्डर पर। इसके अलावा उनकी काफ़ी सारी ऐप्स भी बंद की हैं, और वो ऐप्स बंद होने के बाद अंबानी हैं जिनके काफ़ी सारे ऐप्स लॉन्च हो गए हैं इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड वो बढ़ने लगे हैं। तो इंडिया आगे ना बढ़े इसलिए अंबानी के टावर्स को तोड़वाया गया किसान आंदोलनों में, और काफ़ी सारी चीज़ों में इंडिया के कॉरपोरेट्स के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है कम्युनिज्म के नाम पर। वो सब इसलिए हो रहा है कि चाइना के लोग, चाइना की इकोनॉमी अपने आप को बढ़ाना चाहता है, चाइना के एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के अंदर एंटर होना चाहते हैं। अमेरिका के बहुत सारे प्लेयर्स बिडेन के आने के बाद, जो कि लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हैं, वो सारे प्लेयर्स इंडिया के अंदर आना चाहते हैं और आपके स्वदेशी स्ट्रक्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। तो स्वदेशी स्ट्रक्चर को यदि आपको बचाकर रखना है तो आपके कॉरपोरेट्स को बचाकर रखना होगा। आपके अंबानी अडानी जैसे भी हैं भारत के हैं, ये वैसे ही हैं जैसे कि स्वामी रामदेव हैं। तो आपको इनके खिलाफ बोलने की जगह उन विदेशी ताकतों के खिलाफ बोलना चाहिए जो यहाँ पर आपके समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही हैं, लेकिन असल में आपके देश पर कब्जा कर कर आपको ही गुलाम बनाने का षड्यंत्र करना चाहती हैं। तो दोस्तों इन 3 बिलों के विषय में मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार इनका विरोध करने से पहले इनको डिटेल में पढ़ें। सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं, PRS की साइट पर है, काफ़ी सारी साइट्स पर हैं, या इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस हैं। इन बिल्स को देखें, पढ़ें डिटेल में, उसके बाद फैसला करें कि क्या ये जेन्युइनली गलत हैं या सही हैं। और इन बिल्स को वापस लेने की जगह किसान नेताओं से भी मेरी अपील है कि वो एक बार इन बिल्स के अंदर ये देखें कि कौन सी कमी है। जैसे कि मैंने बताया कि MSP APMC पर यदि आपको डाउट है तो सिर्फ उस पर बात करें, सरकार से बोलें कि ये लिखित में दो, बाकी का बिल रहने दो। और यदि आपको ट्रिब्यूनल पर डिस्प्यूट सेटलमेंट में SDM वाले मुद्दे पर यदि प्रॉब्लम है तो सिर्फ उस पर बात करो कि ये वाला मुद्दा आप सॉल्व करो। आप ये बात मत करो कि पूरे बिल ही हटा दो, क्योंकि पूरे बिलों में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है वो किसानों का हो रहा है। तो आप पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करो और पॉइंट चेंज करने की बात करो, तब बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि देश आपका है और आपको ही इसको संभालना है। तो अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि जो दुर्भावना इस देश के अंदर फैलाई जा रही है, जो गलतफहमियाँ इस बिल को लेकर फैलाई जा रही हैं, वो दूर हों। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देखें और बाकी वीडियोज़ को भी देखें। धन्यवाद।